नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 24वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंदी और जनसंचार माध्यम। हिंदी का जनसंचार माध्यम में क्या महत्वपूर्ण रोल है, तो इसके बारे में है वो आज जानेंगे और इसका हम पहला भाग है वो आज पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझते हैं। जनसंचार का महत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंचार का महत्व। तो क्या इसका महत्व है, इसकी हम बात करें। कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास अखबार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन जैसे साधन न होते तो क्या होता। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे समाचार हम तक नहीं पहुंच सकते। अगर उनमें से कुछ पहुंचते भी तो उनमें काफी समय लगता। इस तरह न सिर्फ हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते, बल्कि हमारी भी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। बहुत होता तो हमसे जुड़े लोगों यानी गांव, मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि को हमारे बारे में जानकारी रहती। यानी जो हमसे संबंधित होता उन्हीं को है वो हमारे बारे में जानकारी रहती। देश दुनिया की बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हमारी सरकारें हमारे लिए क्या कर रही है, यानी जो हमारी सरकारें हैं वो हमारे लिए क्या कर रही है, उसके बारे में पता ही नहीं चलता। सरकारें जो कर रही है वह कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है, इन सब के बारे में लोगों की राय ही नहीं जान पाते। कहीं रोजगार की सूचना निकलती तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ कौन क्या बेहतर कर रहा है। उससे प्रेरणा लेकर हमें भी कुछ अच्छा करने का उत्साह नहीं बन सकता। यानी हम उत्साह बना ही नहीं पाते, क्योंकि किसी कोई प्रेरणादायक जब चीज को देखेंगे ही नहीं तो कैसे है वो उसके बारे में धारणा बनाएंगे। जनसंचार को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। यानी जनसंचार जो है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो कहा जाता है। इसीलिए कि अखबार, रेडियो, टीवी जैसे माध्यम सूचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सरकारें क्या ठीक काम कर रही है, क्या ठीक नहीं कर रही है, क्या होना चाहिए, तो जो नहीं हो पा रहा, समाज में कहाँ अच्छा काम हो रहा है और अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उसे कैसे दूर किया जाना चाहिए। इस तरह सरकारों और प्रशासन पर भी दबाव बना रहता है कि वे देश और समाज के लिए ऐसा कोई काम न करे जिससे जनहित पर बुरा प्रभाव पड़े। लोगों के मूल अधिकारों का हनन न होने पाए। जनसंचार माध्यम एक पाठक, श्रोता, दर्शक के रूप में आम नागरिकों को भी अवसर देते हैं कि वे अपने विचार प्रकट कर सकें। इसीलिए हर अखबार में पाठकों के पत्र के लिए जगह अवश्य तय होती है। उनमें उनके शिकायतों के लिए भी जगह होती है, जहां वे प्रशासन के किसी काम के प्रति संबंधित विभाग और आम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसी तरह रेडियो और टेलीविजन में भी इस बात का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं कि आम लोग भी उनमें हिस्सेदारी कर सकें, अपने विचार प्रकट कर सकें या फिर अपनी समस्याएं बता सकें। इसके अलावा जनसंचार माध्यमों का उपयोग प्रशासन और सरकारें भी करती है। सरकारें अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताती है, लोगों को उनमें हिस्सेदारी के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है। सरकारों और प्रशासन को भी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होती है ताकि लोग उनका समुचित लाभ उठा सकें। इसके अलावा कई सामाजिक बुराइयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जो लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़े होते हैं। उनके बारे में सरकारी प्रयासों से में लोगों की सहभागिता की जरूरतें होती है। इसके लिए प्रशासन और सरकारें जन संचार माध्यमों का उपयोग करती है। इसके लिए वे विज्ञापन, समाचार, सूचनाओं आदि के प्रकाशन प्रसारण का सहारा लेती है। जैसे शिशुओं और माताओं को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती है।
उनके बारे में जनसंचार माध्यमों के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाना आसान हो जाता है। इसी प्रकार उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी सूचनाएं, खेती किसानी, विद्यार्थियों की सूचनाओं को ध्यान में रखकर चलाई जाने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह जनसंचार माध्यम आम नागरिकों, सरकारों और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम तो करते ही हैं, उन्हें सतर्क, सचेत, जागरूक भी बनाते हैं। यानी उन्हें सचेत भी करते हैं, सतर्क भी करते हैं और उन्हें जागरूक भी बनाते हैं। अनेक सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और समाज में कुछ बेहतर काम करने की प्रेरणा भी देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर संचार माध्यम न होते तो सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के कामकाज का ढंग क्या होता। शायद वे लोगों के हितों की अनदेखी करने से न हिचकते। इसीलिए जनसंचार माध्यमों को लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी स्तंभ कहा गया है। लोकतंत्र के तीन खंभों के बारे में तो आप जानते ही हैं। पहला होता है विधायिका यानी संसद और विधानसभाएं, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते और फिर जनता के हितों और देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कानून, नियम, कायदे बनाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका या व्यवस्थापिका यानी पुलिस और प्रशासन के विभिन्न अंग, जिनकी जिम्मेदारी है विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, नियम, कायदों का पालन कराना। इसके लिए वे अपने दंडात्मक अधिकारों का भी उपयोग करते हैं। यानी अगर कोई नागरिक कानून या नियम कायदों का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा स्तंभ कौन सा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज पर नजर रखती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहा तो वह उसे दंडित करती है। जैसे अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेकर किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ देता है या उसे गलत काम करते रहने देता है तो न्यायपालिका उन दोनों को दंडित कर सकती है। इसके अलावा अगर आम नागरिक अपने प्रति हुए किसी अन्याय या फिर अपने मौलिक अधिकारों के हनन की गुहार लगाते हैं तो उसका भी निपटारा करती है। अगर इन तीनों के कामकाज में कोई कमी नजर आती है तो उसके बारे में ध्यान आकर्षित करने का काम जनसंचार माध्यम करते हैं। इसीलिए इन्हें लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको माना गया है? जनसंचार को माना गया है। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि संचार माध्यम सिर्फ सरकार, प्रशासन या फिर पूरी व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं। जब संचार माध्यम सरकार के किसी जन कल्याणकारी सूचना का प्रसार करते हैं, उसकी नीतियों के प्रसार में सहयोग करते हैं, जन जागरूकता अभियान संबंधी खबरें या फिर फीचर लेख आदि देते हैं, तो वे एक तरह से सरकारी व्यवस्था का सहयोग करते हैं। पढ़ाई लिखाई संबंधी सरकार की नीतियों, योजनाओं के बारे में अगर संचार माध्यम प्रचार प्रसार नहीं करते तो लोगों को उनके बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह व्यापार, कारोबार आदि के बारे में समाचार और लेख, फीचर आदि के जरिए विशेषज्ञों की राय लोगों के सामने नहीं रखते, तो कई लोगों को अपने कारोबार में सहयोग नहीं मिल पाता। इसके अलावा सरकारी व्यवस्था को भी मीडिया की जरूरत होती है। जब सरकार या व्यवस्था कोई कानून, नियम, कायदे, योजनाएं वगैरह बनाती है तो उसके प्रचार प्रसार, लोगों तक उसके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए उसे संचार माध्यमों की भी जरूरत पड़ती है। नहीं तो कल्पना कीजिए कि अगर संचार माध्यम नहीं होते, आप कल्पना कीजिए कि अगर संचार माध्यम नहीं होते तो सरकार की योजनाओं के बारे में सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाना कितना कठिन होता।
इस दृष्टि से भी संचार माध्यम व्यवस्था का चौथा खंभा यानी स्तंभे साबित होता है। इस प्रकार जनसंचार माध्यमों का निम्नलिखित महत्व है। क्या क्या महत्व है? सूचनाएं पहुंचाना, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, नियम कायदों का प्रचार प्रसार करना, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों को रेखांकित करते रहना और आम लोगों को जनता और प्रशासन के कामकाज में सहभागी बनाना। किसी योजना, नीति, कार्यक्रम आदि के बारे में आम लोगों की राय सरकार के सामने पेश करना, ये है वो इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। संचार प्रणाली का विकास, यानी ये जो संचार प्रणाली है जनसंचार, इसका विकास किस तरीके से हुआ? कल्पना कीजिए कि जब दुनिया में अखबार, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट जैसे संचार माध्यम नहीं थे, तब लोग कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे? कैसे राजा के फैसले प्रजा तक पहुंचते थे? कैसे प्रजा को पता चलता था कि राजा उसके लिए क्या कर रहा है? कैसे राजा अपने संदेश अपने राज्य के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचाता था? उसे कैसे पता चलता था कि दूसरे राज्यों में क्या गतिविधियां चल रही है? फिर किसी दुश्मन के हमले के वक्त वह कैसे दूर दराज फैले अपने सैनिकों, कर्मचारियों से संपर्क साध पाता था? व्यापारियों को कैसे पता चलता था कि कहाँ किस चीज का उत्पादन होता है और वह किस तरह दूसरी जगहों पर हो रहे उत्पादन से बेहतर है? कैसे कारोबार का प्रचार प्रसार किया जाता था? कैसे कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता आदि के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाता था? जब लोगों को दूर दराज गए अपने परिजन, मित्र, रिश्तेदार आदि का हालचाल लेना होता था, तो कैसे संपर्क करते थे? इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि सूचनाओं का आदान प्रदान मनुष्य का मूल स्वभाव है। नई नई जानकारियां हासिल करना उसकी प्रवृत्ति है। सूचनाओं के प्रति उसमें सहज जिज्ञासा होती है। पुराने जमाने में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते मुसाफिरों से पूछकर सूचनाएं जानते समझते थे। पुराने जमाने में जब मुसाफिर होते तो उनसे सूचनाएं है वो पूछते, वहां की जानकारी लेते, यहाँ की जानकारी देते, तो जानकारी एक जिज्ञासा के तहत है वो प्राप्त करते थे। अपने परिजनों, रिश्तेदारों तक सूचनाएं पहुंचाने, उनका हालचाल जानने के लिए गांवों में हरकारे नियुक्त किए जाते थे, जो सूचनाएं पहुंचाते और लाते थे। इसी तरह राजा भी हरकारे या संवाददाता नियुक्त करते थे, जो घोड़ों से या पैदल चलकर राजकाज से संबंधित सूचनाएं लाते ले जाते थे। संवाददाता दो तरह से काम करते थे। वे राजा की सूचनाएं तो लाते ले जाते ही थे, प्रजा की गतिविधियों की जानकारी भी राजा तक पहुंचाते थे। यानी उनकी भूमिका एक जासूस की भी हुआ करती थी। इसी तरह मुनादी करने वाले होते थे, जो राजा की तरह से दी जाने वाली सूचनाएं गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाया करते थे। फिर व्यापारी भी सूचनाओं के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाया करते थे। चूंकि वे अपने कारोबार के सिलसिले में जगह जगह घूमते रहते थे, वे एक जगह के बारे में, वहां के रहन सहन, लोगों के आचार विचार आदि के बारे में दूसरी जगह के लोगों को बताते, जानकारी देते रहते थे। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने डाक व्यवस्था शुरू की। यानी जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या शुरू की? डाक व्यवस्था शुरू की। इसके जरिए पत्रों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान बढ़ा। फिर टेलीग्राम व्यवस्था शुरू हुई तो दूर दराज तक सूचनाएं पलक झपकते पहुंचने लगी। वहां से चलकर हम आज तक पहुंच चुके हैं। जब संवाद देने, प्राप्त करने, अपने विचार प्रकट करने के अनेक साधन और प्रणालियां विकसित हो चुकी है, मगर संचार का अर्थ केवल निजी या नीतिगत सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है। जनसंचार का एक बड़ा काम जनहित की सूचनाओं के प्रसार का है, जिसे पत्रकारिता कहते हैं। आम आप तो जानते ही हैं कि पत्रकारिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
पत्रकारिता का चलन शायद तभी शुरू हो गया था जब मनुष्य का बौद्धिक विकास शुरू हुआ था। कहा जाता है कि नारद मुनि इस धरती के पहले संवाददाता और पत्रकार थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे पुराणों में संवाददाता के रूप में वे पहले प्रमाण है। वे देवलोक के समाचार तो देते ही थे, पृथ्वी लोक की सूचनाएं भी देवताओं को पहुंचाया करते थे। हालांकि नारद एक मिथकीय चरित्र है, मगर इससे यह तो पता चलता ही है कि संवाद प्राप्त करने और पहुंचाने की प्रवृत्ति पुरानी है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, यानी जो सूचनाएं जानने के प्रति वो मनुष्य शुरू से ही क्या रहा है, जिज्ञासु स्वभाव है वो उसका रहा है, यानी उसका एक गुण रहा है। उसी प्रकार सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना यानी प्राप्त सूचनाएं दूसरों से साझा करना भी उसका सहज गुण है। आप भी जब कहीं कोई घटना देखते सुनते होंगे तो उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते होंगे। फिर इस घटना के बारे में अपने परिवार में, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को बताते होंगे। और आज जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि जैसे संचार माध्यमों का विकास हो चुका है, इन माध्यमों पर भी इस घटना के बारे में बताने का प्रयास करते होंगे। इसी प्रकार प्राचीन काल से मनुष्य किसी घटना के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता और दूसरों तक जुबानी पहुंचाता रहा है। पर जब छापे की मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो लोगों ने ऐसी सूचनाओं को मुक्त रूप में प्रसारित करने का विचार किया, जो व्यापक जन समूह है यानी व्यापक जनमानस को प्रभावित कर सकती थी। इस तरह समाचार पत्रों का विकास हुआ। छापे की मशीन का आविष्कार पश्चिम में तो बहुत पहले हो गया था, पर पहली मशीन 1674 में भारत पहुंचाई गई थी। भारत का पहला अखबार इसके करीब 100 साल बाद लगभग 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अखबार में 2 पन्ने थे। इसका प्रकाशन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व अधिकारी विलियम बोल्ट्स था। यह अखबार स्वभावतः अंग्रेजी भाषा में निकलता था तथा कंपनी और सरकार के समाचार प्रकाशित करता था। उसके बाद सबसे पहला अखबार जिसमें विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए गए वह था जेम्स अगस्त, जिसने 1780 में निकाला बंगाल गजट। अखबार में 2 पन्ने थे और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निजी जीवन पर लेख छपते थे। 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा के और कुछ अखबार स्थापित हुए जो अधिकतर शासन के मुखपत्र थे। 1826 ईस्वी में यानी 1826 ईस्वी में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उद्दंत मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसे की कमी के कारण बंद हो गया, यानी पैसे की कमी के कारण यह समाचार ज्यादा दिन है वो नहीं चला पाए और वो समाचार पत्र है वो बंद हो गया। इस तरह भारत में अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। अब हर भाषा यहाँ तक कि बोलियों में भी अखबार और पत्रिकाएं निकल रही है। इनमें केवल समाचार और साहित्य नहीं, हर विषय से संबंधित सामग्री प्रकाशित होने लगी है। जैसे जिन लोगों को कंप्यूटर विज्ञान में रुचि है उनके लिए कंप्यूटर पर आधारित पत्रिकाएं निकल रही है। जिन लोगों को खेती किसानी में रुचि है उनके लिए खेती किसानी से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करने वाली पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। इस तरह जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों से अछूता हो। फिर जनसंचार का अर्थ केवल अखबार और पत्रिकाओं तक सीमित नहीं रह गया है, अब इसे मीडिया कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मीडिया मीडियम यानी माध्यम का बहुवचन है।
यानी अब इसमें जनसंचार माध्यम समाहित हो चुके हैं। जनसंचार के क्षेत्र का काफी विस्तार हो चुका है। आइए विभिन्न संचार माध्यमों के बारे में जानते हैं। विभिन्न संचार माध्यमों के बारे में है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले है वो बात करते हैं विभिन्न समाचार यानी विभिन्न संचार माध्यम। आज सूचनाएं प्रकाशित प्रसारित करने के क्षेत्र में अनेक माध्यमों का विकास हो चुका है। तकनीकी विकास के चलते निरंतर इन माध्यमों में तेजी आ रही है और विकास हो रहा है। अब हर व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर सूचनाएं एकत्र और फिर प्रचारित प्रसारित की जाने लगी है। आइए उनमें से प्रमुख माध्यमों के विकास और कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो क्या है, अखबार। सबसे पहला संचार माध्यम जिसकी हम चर्चा करें वो है अखबार। आज है वो अखबार के बारे में है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, सूचनाओं के प्रसार में अखबार सबसे पहला संचार माध्यम कहा जा सकता है, जिसने लोगों को जागरूक बनाने में योगदान किया, जिसने लोगों में सूचनाओं की भूख बढ़ाई, यानी सूचनाएं प्राप्त करने की लोगों में भूख बढ़ाई। वो क्या है, वो है अखबार। जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि छापे की मशीन आने के बाद जब अखबार छपना शुरू हुआ तो लोगों में समाचारों के प्रति जिज्ञासा और बढ़ी। इस तरह लोगों में सही मायने में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, क्योंकि वे सरकार और व्यवस्था की नीतियों के प्रति लगातार ध्यान रखने लगे और उन्हें अपने अधिकारों का एहसास हुआ। इस तरह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में इन अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जैसे जैसे लोगों में अखबार के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, सूचनाओं के प्रति भूख बढ़ती गई, अखबारों की प्रसार संख्या भी बढ़ती गई। फिर शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता गया, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई, तो अखबार पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती गई और अखबारों की प्रसार संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। आज देश की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें कम से कम 2 अखबार न निकलते हो। हिंदी में तो 200 से ऊपर अखबार होंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में भी अखबार निकल रहे हैं। अखबारों का स्वरूप अब राष्ट्रीय से क्षेत्रीय की ओर उन्मुख हुआ है। इसलिए कि जो अखबार जिस क्षेत्र के लोगों के पास पहुंचता है, उन लोगों को अपने क्षेत्र की अधिक से अधिक खबरें मिल सके, इस तरह गांव गिराव तक की खबरें अखबारों में छपने लगी है। आप सोचते होंगे कि अखबारों तक खबरें पहुंचती कैसे हैं। तो अखबारों में सूचनाएं एकत्र करने, उन्हें छांटने और फिर संपादित कर प्रकाशित करने का एक तंत्र होता है। अखबारों में समाचार और विचार, दो तरह की सामग्री प्रकाशित होती है। समाचार में विभिन्न क्षेत्रों, देश दुनिया की सूचनाएं प्रकाशित होती है। समाचार एकत्र करने के लिए हर अखबार अपने संवाददाता नियुक्त करता है, पर किसी भी अखबार के लिए यह संभव नहीं कि वह हर जगह अपने संवाददाता नियुक्त कर सके। इसलिए आम तौर पर देश और प्रदेश की राजधानियों में वह मुख्य रूप से अपने ब्यूरो यानी संवाददाताओं का एक समूह तैयार करता है। वे सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क कर समाचार एकत्र करते हैं। इसके अलावा अंशकालिक संवाददाता यानी स्ट्रिंगर नियुक्त किए जाते हैं, जो अपने अपने इलाकों के समाचार फैक्स या ईमेल के जरिए संबद्ध अखबार के दफ्तरों को भेजते हैं। उन्हें उनकी खबरों का भुगतान तय दर के मुताबिक किया जाता है। इसी तरह बहुत सारी खबरें विभिन्न मंत्रालय, संगठन, संस्थाएं, पुलिस, प्रशासन आदि से जुड़े लोग विज्ञप्ति के जरिए अखबारों को भेजते हैं। इसके अलावा कुछ समाचार एजेंसियां देश दुनिया के स्तर पर काम करती है। जैसे भारत में पीटीआई, भाषा और यूएनआई, यूनिवार्ता प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। इसी तरह दुनिया भर में खबरें पहुंचाने वाली अलग अलग एजेंसियां हैं। अखबार उन एजेंसियों के ग्राहक बनते हैं और वे अपनी खबरें निरंतर अखबारों के दफ्तरों में भेजते रहते हैं।
उन एजेंसियों के भी अपने संवाददाता देश और दुनिया के कोने-कोने तक फैले होते हैं। जब समाचार अखबारों के दफ्तरों तक पहुंचते हैं, तो वहां समाचार डेस्क पर तैनात समाचार संपादक की निगरानी में उप संपादकों की टीम उन समाचारों में से महत्वपूर्ण समाचारों का चयन कर उनका संपादन करती और उनके महत्व के हिसाब से निर्धारित पन्नों पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर अखबार में अलग-अलग खबरों के लिए अलग-अलग पन्ने तय होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरें पहले पन्ने पर प्रकाशित की जाती है। फिर भीतर पन्नों को शहर, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, अर्थव्यवस्था यानी आदि के मुताबिक बांटा जाता है और उनसे संबंधित खबरें उन्हीं पन्नों पर प्रकाशित होती है। इसके अलावा हर अखबार में एक पक्ष विचारों का होता है। उसमें संपादकीय पृष्ठ प्रमुख है। संपादकीय पृष्ठ पर ज्वलंत विषय यानी देश दुनिया में हुई बड़ी घटनाओं पर संपादक की ओर से टिप्पणियां दी जाती है, जिसे संपादकीय कहते हैं। उसके अलावा एक बड़ा लेख होता है जो किसी ज्वलंत विषय पर दिया जाता है। फिर कुछ छोटी टिप्पणियां भी होती है। इसके अलावा उसी पन्ने पर विभिन्न समाचारों या घटनाओं को देकर पाठकों के भी विचार प्रकाशित होते हैं। फिर हर अखबार सप्ताह में एक दिन पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें फीचर छापे जाते हैं जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, खेल, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार आदि विषयों को केंद्र में रखकर लिखे गए होते हैं। पत्रिका में साहित्य, खेल, बच्चों की रचनाएं आदि भी प्रकाशित होती है। इसके अलावा कई अखबार अलग-अलग दिन अलग-अलग विषयों को केंद्र में रखकर विशेष पन्ना निकालते हैं, जिनमें युवाओं से जुड़ी समस्याएं, खेल, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सामाजिक सरोकार आदि से जुड़े विषय होते हैं। ये सभी अखबार के विचार पक्ष से जुड़े होते हैं। अखबार का महत्व यह है कि इसमें छपी सूचनाओं को लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। अखबार को अपनी सुविधा के अनुसार जब मर्जी पढ़ा जा सकता है, मगर इसकी एक कमी यह है कि इसे हर जगह पहुंचाना अब भी चुनौती भरा काम है। जिन जगहों पर सड़कें नहीं है, वहां आज का अखबार अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद डाक से पहुंच पाता है। यानी आज जो अखबार है, इसकी सबसे बड़ी यही समस्या है कि दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे अखबार पहुँचाना संभव नहीं है। तो आज का अखबार कल पहुँचता है या फिर 2-3 दिन बाद वहाँ अखबार है वो पहुँचता है। तो हमने आज है वो जनसंचार में सबसे पहले स्तंभ यानी अखबार के बारे में है वो पढ़ा। इसके बाद में हम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।